हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था लैंड और साइल के बारे में, जिसमें हमने लैंड और साइल के कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे उनके डिप्लेशन हो रही है उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। दोस्तों, जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे वाटर के। पहले वाटर कैसे कैसे पोल्यूट हो रहा है, फिर उसके क्या कंजर्वेशन प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं वाटर को कंजर्व करने के। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसे कैसे हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, कैसे कैसे उसकी डिप्लेशन हो रही है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या उसके लिए कंजर्वेशन मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। सभी को पता है कि वाटर, दोस्तों वाइटल का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं या यूज़फुल बोलते हैं, तो वाइटल का मीनिंग भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3/4 ऑफ द अर्थस। तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब वाटर के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको वाटर का पूरा बताया था, एक पाई डायग्राम में दिखाया था कि कितने कितने परसेंट वाटर है। तो आज मैंने पाई डायग्राम नहीं लाई है, पर उसी की थोड़ी समरी लाई है। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. दोस्तों सभी को पता है कि जो हमारा अर्थ है उसका 70% जो घेरा हुआ है वो वाटर से घेरा हुआ है और 30% लैंड है, और इसीलिए वाटर को हम वाटर प्लैनेट बोलते हैं और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. कहता है कि ऐसे ओशन से हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं जिनसे जो लगभग हम कह सकते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई थी। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वैरायटी ऑफ। कहते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स एको जो है वो पूरे अर्थ पे ओशन ही ओशन था, और उसके बाद फिर अर्थ पे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। यानी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ जो है वो पूरी वाटर से कवर्ड थी। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्वे। वही मीनिंग हुआ कि अर्थ का तीसरा हिस्सा जो है वो 3 हिस्से अर्थ की जो है वो पानी ने घेरे हुए हैं। द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी अर्थ पे इतना ज़्यादा यानी 70% वाटर है और 30% लैंड है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें पानी की कमी है। तो उसी की हम आपको बता रहे हैं कि जो ओशन में वाटर है वो सलाइन होता है और वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। दोस्तों जो हमारा 100% वाटर है, 100% वाटर जो हमारा जो 70% वाटर था उसको हमने 100% में कन्वर्ट करा, तो उस 100% में से 70% वाटर जो है वो ओशन में है और ओनली 97% 97 पॉइंट समथिंग परसेंट जो वाटर है हमारा वो ओशन में है, और फिर जो बाकी पीछे बचा 2.7% वो हमारे पास वाटर अवेलेबल है एज ए फ्रेश वाटर। अब ये 2.7% वाटर भी किन किन फॉर्म्स में है वो भी मैं आपको बता दूं। नियरली 70% ऑफ दिस, ये जो 2% हमारे पास वाटर अवेलेबल है विदाउट ओशन, जो यानी सलाइन नहीं है, उसमें से भी 70% ऑफ दिस अकर इन एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन एरियाज। और उसमें से भी 2.7 में से भी 70% वाटर जो है वो अंटार्कटिका ग्लेशियर, जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो पूरा ग्लेशियर ही है, एक पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है, तो उसमें है। जहाँ हमारी जो हिमालय माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स हैं उनमें है। जितने भी जो है अंडरग्राउंड द वाटर, अंडरग्राउंड हो गया, रिवर्स में हो गया, ग्लेशियर्स में हो गया, स्काई में हो गया, वेपर्स की फॉर्म में, तो सारी फॉर्म में 70% वाटर तो वहीं पे है। ओनली पीछे बचा 1%, ओनली 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है और जो ह्यूमन यूज़ उसको करता है। तो दोस्तों ये सब आपने देखा कि कितना कम, 2.7 में से भी वो कुछ वेपर की फॉर्म में है, कुछ ग्लेशियर्स में है, कुछ अंडर द ग्राउंड है, कुछ रिवर्स में है।
तो उसमें से भी 1% जो है वो अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर आर सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो 1% है वो भी किस किस फॉर्म में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, या वेपर्स की फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये भी कहते हैं कि एक अर्थ जो है वो एक वाटर प्लैनेट है, लेकिन अर्थ पे फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर हार। इट सोड यानी ये इंक्रीज हो गया 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर हार इन द ईयर 2000। यानी इतने 1975 को इतने कम यूसेज थी वाटर की, लेकिन 2000 को ये यूसेज जो है वो इतनी बढ़ गई। तो इस तरीके से जो वाटर की कंजम्पशन है, वाटर की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकास। अमरेली सिटी जो सौराष्ट्र रीजन में है, जिसकी 1.25 लाख पॉपुलेशन है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पानी खरीद के यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, अब ये इतनी प्रॉब्लम, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देयर इज़ ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब कहाँ कहाँ वाटर की कमी है पहले वो देख लो। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। दोस्तों पिछले ही वाले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको सहारा डेजर्ट में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ये हमारा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो इसके चारों तरफ ओशन वाडीज़ हैं, चारों तरफ ओशन वाडीज़ हैं, पर फिर भी इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है जो इतना एरिया इस कॉन्टिनेंट का कवर कर रहा था। तो ये कितनी सोचने वाली बात है कि चारों तरफ समुंदर ने घेरा हुआ है, लेकिन बीच में इतना बड़ा डेजर्ट है। तो इसी तरीके से अंटार्कटिका भी एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है हमारा, सॉरी अंटार्कटिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी एक हमारा आइलैंड कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी कमी है पानी की। दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में पानी की कमी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Even though water is a renewable source, यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि वाटर रिन्यूएबल सोर्स है, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। हम ये नहीं कह रहे कि वाटर रिन्यूएबल सोर्स है। जितना वाटर 100 साल अर्थ पे पहले एग्जिस्ट किया करता था, उतना ही पानी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। वह सिर्फ वही उसका साइकिल चलता रहता है, वाटर ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, उसका साइकिल चलता रहता है। लेकिन ह्यूमन की ओवर यूज़ करने की वजह से और ह्यूमन का पोल्यूशन वाटर में डालने की वजह से जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लमें हमें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। दोस्तों ये पानी कैसे कैसे गंदा हो रहा है, जैसे फैक्ट्रियों से अनट्रीटेड सीवेज जब हम छोड़ते हैं, यानी वो केमिकल छोड़ते हैं बिना चेक करे, केमिकल पानी नदियों में छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से, या मेजर हम जो रिवर्स में गंद वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वही कह रहा है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम मोस्ट ऑफ द जो हम कूड़ा करकट रिवर्स में डालते हैं, वो मोस्ट ऑफ द उसमें पार्ट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड से आप समझते हैं कि वो वहाँ पे उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं जो वहाँ के बैक्टीरिया होते हैं, तो इसीलिए उसकी वजह से रिवर्स में पोल्यूशन फैलता है। वो फिर पानी पूरे समुद्र में जाता है, फिर पानी उसकी वजह से सुनामी भी आती है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसको कैसे बचाया जा सके वो भी तो
ज़रूरी है कि इससे बचा कैसे जा सके। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और मोस्ट ऑफ द ये केमिकल्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और फिर जब हम इस वाटर को यूज़ करते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। कहता है कि एक तरीका ये भी है वाटर पोल्यूशन को थोड़ा कम करने का कि जो फैक्ट्रीज से जो भी सीवेज जो है, जो भी पोल्यूशन गंद जो है वो रिवर्स में अगर डाला जा रहा है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसको चेक किया जाए कि ये कोई ख़तरनाक तो नहीं है या नॉन बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है या ये इतना उसको वो वाटर को पोल्यूट ना करे। तो इस तरीके से उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट पहले होनी चाहिए। फिर दूसरा तरीका है कि फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए, इससे जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा ग्राउंड में पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, तो इससे हमें अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। और आपको पता है कि जब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है दोस्तों वो सबसे फ्रेश वाटर यानी सबसे सही पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर ही माना जाता है। तो यानी जो हमारी साइल होती है वो वाटर को रिफ्रेश कर देती है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक अनदर मेथड है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है वहाँ पे वाटर को सेव करने का। ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage। यानी जो कैनाल्स हमने इरिगेटिंग फील्ड करने के लिए कैनाल्स बनाई होती हैं तो इस तरीके से बनाई जाए कि उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, सीपेज ना हो, यानी पानी की कहीं लीकेज ना हो। फिर हम स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड वेपोरेशन। और अगर कहीं से सीपेज हो भी रही है तो वहाँ पे हम वाटर स्प्रिंकलर लगा करके वहाँ की फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। अब स्प्रिंकलर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। दोस्तों कहता है डेजर्ट एरिया में या ड्राई रीजन्स में जहाँ वाटर की बहुत कमी होती है तो वहाँ में हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं या ट्रिकल इरिगेशन कर सकते हैं, वो एक यूज़फुल मेथड माना जाएगा। तो ये सारे जो मैंने आपको यूज़फुल मेथड्स बताए हैं तो ये अगर हम अडॉप्ट करें तो थोड़ा बहुत हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ। दोस्तों बड़े सारे हमारे डेजर्ट एरिया में जहाँ पे बारिश कम होती है जैसे राजस्थान में, तो वहाँ से लोग बारिश का पानी, जब बारिश होती है जो थोड़ी बहुत होती है तो उसका पानी रूफ से कलेक्ट कर लेते हैं और उन्होंने घरों के साइड पे जहाँ कईयों ने घर के अंडरग्राउंड बनाए होते हैं तो बड़ी बड़ी टैंक से बनाए होते हैं अंडरग्राउंड, और वो सीधी पाइप से पानी उस अंडरग्राउंड टैंक में डाल लेते हैं ताकि जब बारिशें ना हो तो इन फ्यूचर जब बारिशें ना हो तो उस डैम का पानी वो यूज़ कर लेते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 hours इज एनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो ये आपको किसी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, आपको डेफिनेशन दी जा सकती है, तो पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो ये था दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने आपको समझा दिया। तो ये है सीपेज। अगर कहीं कैनाल से सीपेज हो भी रही है तो हम वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर लगा करके वहाँ की फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा वाटर का कैसे कैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है, वाटर की कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक रिलेटेड कंसेप्ट हैं दोनों, तो इनको हम इकट्ठे ही पढ़ लेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फेयर। तो आपको मैंने समझाया था कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर जब मिल करके एक लाइफ बनाते हैं कहीं पे तो उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम।
तो ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि बायोस्फीयर में जो हर एक एनिमल होगा वो इंटरलिंक्ड रहता है एक दूसरे एनिमल पे। जैसे मैं आपको सपोज करो, मैं आपको समझाऊं कि जैसे मेंढक है, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को नेवला खाएगा, तो और मेंढक क्या खाएगा, मेंढक घास छोटा मोटी चीज़ें खाएगा। तो इस तरह से हर एक जो है एनिमल हो गया एक दूसरे से डिपेंड है। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स खाते हैं। तो इस तरीके से हर एक इन्वायरमेंट में, इस बायोस्फीयर में हर एक एनिमल ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। तो इसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये दोस्तों दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और उसके साथ ही एक्वेटिक लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ के अंदर आती हैं। इंसेक्ट्स लाइक वीज प्रोवाइड हस हनी, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser ऑफ द इन्वायरमेंट। दोस्तों जो वल्चर होते हैं इसकी एक बड़ी एबिलिटी, क्षमता होती है इनको डेड स्टॉक को ख़त्म करने की। तो इसीलिए इनको कंसिडर किया जाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लींजर बर्ड, जो इन्वायरमेंट में डेड एनिमल्स हो गया या कुछ भी डेड हो गया तो उसको वहाँ से डिकम्पोज करने में बहुत यूज़फुल होती है। तो सो एनिमल्स बिग आर स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं चाहे एनिमल्स कोई छोटा हो, बड़ा हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, लेकिन इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हर एक का अपना अपना पार्ट है, यानी अपना अपना रोल है सभी का। अब वल्चर होते क्या है, मैं आपके लिए वल्चर की इमेज भी लाया हूँ। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वल्चर्स वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्क्वेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनाक आर ए पेन किलर दैट इज। दोस्तों क्या कह रहा है कि जो वल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेड एनिमल को डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो इसीलिए इंडिया को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, वल्चर्स। तो वल्चर्स क्या होते हैं, वल्चर्स जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसीलिए डाई हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इसीलिए कम हो रही है क्योंकि जो डेड एनिमल जो भी है, डेड जो उनको मिलता है लाइफ स्टॉक मरा हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ दवाइयों की या कुछ मतलब केमिकल खाने से या कुछ केमिकली ईटेबल, अगर उन्होंने केमिकल वाले कोई फूड खाने से उनकी अगर डेथ हुई होती है तो वो जब वल्चर्स खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे वल्चर्स जो है वो हमारी नंबर ऑफ वल्चर्स जो है वो इंडिया में कम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट के इसके खिलाफ, इसके सपोर्ट में इनको बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट इनको बचाने की एफर्ट में है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। दोस्तों अब मैंने बता दिया कैसे कैसे ये जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कैसे कैसे इनकी मतलब कमी हो रही है। तो अब इनको हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी दौलत है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी देते थे, अभी भी देते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट बनाते हैं, तो और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। आपको पता है कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, फिर प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं हमारे, जो फॉरेस्ट है हमारा, इसके बहुत सारे हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन cause the loss of natural habitats for the plant and animal. Many species have become vulnerable. दोस्तों क्लाइमेट की चेंजेस होने से और ह्यूमन की इंटरफेरेंस करने से एक बहुत बड़ा कारण बन गया है जो नेचुरल हैबिटेट्स की, चाहे वो नेचुरल हैबिटेट्स हों, प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों, वो
लगातार जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, यानी लगातार ख़त्म हो रही हैं, और कुछ स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की वल्नरेबल हैं। दोस्तों वल्नरेबल का मीनिंग होता है कि एट द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ख़त्म होने के पॉइंट पे पहुंच गई हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं आपके लिए वल्चर की इमेज लाया हूँ। ये थोड़ी इतनी क्लियर नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल पे जाके सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ब्रह्मा कमाल इसका नाम है, ये मेडिसिनल हर्ब है। ये है ब्लू किंगफिशर। यहाँ तो वनरेबल है, वनरेबल का मीनिंग होता है एट द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, यानी ख़त्म होने ही वाले हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंडेंजर्ड एनिमल भी बताया था। एंडेंजर्ड एनिमल का मीनिंग भी वही है, वो एनिमल्स जो एट द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हों, यानी ख़त्म होने के पॉइंट पे हों। एंड सम आर ऑन द वर्क ऑफ एक्सटेंशन अब ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। डिफॉरेस्टेशन नंबर 1, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और इसमें एक और है हंटिंग और पोचिंग की वजह से भी बहुत सारे हमारे जो एनिमल्स हैं वो एट द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन पे हैं। One of the major concern is the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्ड है पोचिंग। ये क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो है वो पोचिंग पे है कि पोचिंग की वजह से बहुत सारी जो हमारी एनिमल्स की स्पीशीज़ थी, हमारे वर्ल्ड के हिसाब से लगा लो या इंडिया के हिसाब से लगा लो, तो हमारी बहुत सारी जो स्पीशीज़ थी एनिमल्स की, वो पोचिंग की वजह से कुछ ख़त्म हो गई हैं, कुछ ख़त्म होने की कंडीशन में हैं। तो दोस्तों पोचिंग का मीनिंग होता है इल्लीगल हंटिंग करना। इल्लीगल हंटिंग का मीनिंग हो गया कि जिस एक ऐसी जगह हो जहाँ कोई ऐसा एनिमल हो जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कह के रखा हो कि इसकी हंटिंग नहीं करनी है, या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा हो कि यहाँ पे हंटिंग नहीं करनी है, तो अगर वहाँ पे हंटिंग की जाए तो उसको हम पोचिंग बोलते हैं। यानी पोचिंग वर्ड का मीनिंग हो गया इल्लीगल हंटिंग करना, कानून के विरुद्ध हंटिंग करना, उसको हम पोचिंग बोलते हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इल्लीगल ट्रेड ऑफ इट्स। तो ये पोचिंग करते क्यों हैं लोग? जो एनिमल्स हैं उनको इल्लीगल हंटिंग की जाती है उनकी फॉर कलेक्शन एंड इल्लीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स, स्किन्स, उनकी स्किन बेची जाती है, उनके नेल्स बेचे जाते हैं, उनके टीथ बेचे जाते हैं, हॉर्न्स एज वेल एज उनके फीदर्स भी बेचे जाते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल्स आर, अब ये कौन कौन से एनिमल हैं जिनकी पोचिंग जो होती है यानी इल्लीगल जिनकी हंटिंग होती है? टाइगर हो गया दोस्तों, ये जो है टाइगर हो गया, लाइन, एलिफेंट, डेयर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरास, स्नो लिपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। ये सारे मैं नहीं लाया हूँ, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं। और भी बड़े सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी पोचिंग होती है और जो कानून इल्लीगल है यानी कानून के विरुद्ध है। दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? एक तो गवर्नमेंट तो रोक रही है, बाय द वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन कानून, सख्त से सख्त कानून बना रही है, बायोस्फीयर बना रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, नेशनल पार्क्स बना रही है, वो तो एक अलग है। दूसरा, इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है? वाई इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, यानी हम सभी को ये नॉलेज दें, यानी सभी को समझाएं कि हमें वाइल्ड लाइफ को तबाह नहीं करना है, हमें पोचिंग नहीं करनी है, हमें इल्लीगल हंटिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से भी बहुत सारा सोसाइटी पे असर पड़ेगा और जिससे कम से कम हमारे डिफॉरेस्टेशन होगी और कम से कम इल्लीगल हंटिंग होगी अगर, तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो बच सकती है और आने वाली जनरेशन भी जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकती है। दोस्तों इसके सपोर्ट में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। नेशनल पार्क्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाए गए हैं।
दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता दूं, मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे नेशनल पार्क्स इंडिया में कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या स्पीशीज़ के लिए फेमस है, वो भी डिटेल में समझाऊंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताऊंगा, JNK की भी बताऊंगा, और उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि नेशनल पार्क जो है वो हमारी नेशनल इंडिया इसको देख रेख करती है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये वर्ल्ड की एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्ल्ड इसके ऊपर ज़्यादा देख रेख करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, स्ट्रीम, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। और अगर कहीं हमारा अच्छा फॉरेस्ट है या वेटलैंड्स हैं तो उसको ज़रूरी है कि हम उसको डिप्लीशन होने से बचा के रखें और उसको कंजर्व करें। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। दोस्तों ये एज ए ह्यूमन लेक्चर समझने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझें। कहता है कि बेइंसाफ़ी, इनडिस्क्रिमिनेट, एक बेइंसाफ़ी जो किलिंग हम करते हैं बर्ड्स की और एनिमल्स की, इस वजह से मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं, यानी उनकी स्पीशीज़ अब रही ही नहीं है, और कुछ जो हैं वो एट द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन है, यानी वो भी ख़त्म होने वाले हैं। तो ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ द एनिमल्स। अब दोस्तों इसके बारे में क्या क्या गवर्नमेंट ने थोड़े इनिशिएटिव मैंने बता दिए हैं, थोड़े और इनिशिएटिव हैं वो भी आप जान लें। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। दोस्तों वन महोत्सव क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये एक ऐसा वीक होता है। ये कब मनाया जाता है, पहले मैं ये बता दूं आपको। वन महोत्सव जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इस वीक में किया क्या जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें लोगों को अपनी वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने की जो है वो प्रेरणा दी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन इसमें की जाती है। उसके साथ ही दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी 5 जून को मनाया जाता है। उसमें भी हम इन्वायरमेंट के बारे में ही अवेयरनेस लोगों को करवाते हैं। और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ वीक भी गवर्नमेंट ने बनाया गया है, जो हर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है, जिसमें पूरे वीक में गवर्नमेंट के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं और जिसमें लोगों को वाइल्ड लाइफ बचाने की अवेयरनेस दी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत इनिशिएटिव्स हैं, बहुत कोशिश है, लेकिन अगर हर आदमी समझे तो फिर ही हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को और नेचुरल वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डेयर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज़ इलीगल। और इंडिया में अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एक्ट बनाए गए हैं कि अगर हम लायंस को या टाइगर्स को, डेयर्स को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक और भी बड़े सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको इंडिया ने एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि इन एनिमल्स को जो भी इनको किलिंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो बन गया है। तो दोस्तों ये थी, मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या कैसे कैसे हमारी जो है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो रहा है, कैसे कैसे उसकी एक्सटेंशन हो रही है, और कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं कंजर्वेशन करने के नेचुरल वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं और हम लोग इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, वो मैंने आपको पूरा समझाया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हमारी GS क्लासेस का फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों जल्दी ही हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।